किडनी एंड यूरेटर। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो हर्निया था। आज हम लोग किडनी और यूरेटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया किडनी का, देखिए यहाँ यूरेटर है, नीचे यहाँ ब्लैडर। एक स्ट्रक्चर हो गया जो हम पढ़ने जा रहे हैं। किडनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ जो है सबसे जो कॉमन जो कंजेनाइटल एबनॉर्मिटी देखने मिलती है वो है अपर रीनल ट्रैक्ट में देखने को मिलती है। और उसमें भी सबसे कॉमन कौन सा है? डुप्लीकेशन ऑफ रीनल पेल्विस। ये एक तरह का जो है बर्थ डिफेक्ट है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है ना इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। अपर एंड लोअर पोल ऑफ जो किडनी होता है, अपर एंड लोअर पोल की वजह से जो है दो अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है किडनी से। मतलब किडनी दो हो गई हमारी, एक लेफ्ट हो गई एक राइट हो गई। लेकिन इस केस में क्या होता है, डुप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि जो ना फ्यूजन हो जाता है वहां पे, इनकम्प्लीट फ्यूजन कह सकते हैं उसको, अपर और लोअर पोल में, जिसकी वजह से जो अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है किडनी से। उसी को हम लोग डुप्लीकेशन ऑफ रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये कॉमन जो है बर्थ डिफेक्ट या फिर कंजेनाइटल एनोमली या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कह सकते हैं इसको। सेक्रेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे किडनी की, तो ये डेवलप करता है मेटानेफ्रिक कैप्स। सेक्रेटरी सिस्टम जिसमें ग्लोमेरुल्स, ट्यूब्यूल्स, ईटीसी आ जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये डेवलप करता है यूरेट्रिक बर्ड से, जो कि अराइज करता है मेसोनेफ्रिक डक्ट से, ठीक है। कलेक्टिंग सिस्टम में पेल्विस और कैलिसेस ये सब आते हैं। लेफ्ट किडनी जो है ज्यादा एक्टोपिक होता है देन राइट किडनी। यहाँ पे एक्टोपिक का मतलब ये होता है कि जो है एबनॉर्मल पोजीशन कह सकते हैं उसकी, एबनॉर्मल पोजीशन या फिर एबनॉर्मल प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो लेफ्ट किडनी में अक्सर देखा गया है कि अगर किसी तरह की पोजीशन या फिर स्ट्रक्चर वाइज अगर कुछ एबनॉर्मिटी होती है तो वो लेफ्ट किडनी में ज्यादा देखी जाती है। किडनी के अगर साइज की बात करेंगे तो 11.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया किडनी हो गया। उसी तरह वेट की बात करेंगे तो हर किडनी का वेट 150 ग्राम हो गया। इसमें जो है दो तरह के कैलिसेस होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा एनाटॉमी में। एक मेजर होता है और दूसरा जो है माइनर होते हैं, ठीक है। तो हर किडनी में जो मेजर कैलिसेस की जो काउंटिंग होती है वो 2 से 3 होती है, ठीक है। और माइनर कैलिसेस की अगर बात करेंगे तो वो हर किडनी में 8 से 12 के अप्रॉक्स होती है। ब्लड फ्लो की अगर बात करेंगे तो हर किडनी से 1.2 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है ब्लड फ्लो होता है हर किडनी से। नेफ्रॉन्स की अगर बात करेंगे तो हर किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1.3 मिलियन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे से क्वेश्चन आ सकता है, आ भी चुका है और फर्दर भी आ सकता है, तो ये सारे आप लोग याद रखेंगे। जब जो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको काउंटिंग करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है किडनी के थ्रू वो रुक जाता है अगर सिस्टोलिक प्रेशर हमारा घट के जो है 70 mmHg से भी नीचे आ जाता है, तो वैसे केस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उस वक्त रुक जाता है। यहाँ पे कुछ स्कैनिंग टेक्निक की जिक्र है, जैसे डीटीपीए स्कैन हो गया। डीटीपीए स्कैन जो बेसिकली कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म है डाईइथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटेट। ये एक तरह का स्कैन टेस्ट है। ये किया क्यों जाता है? ये जो बेसिकली किया जाता है टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ फ्लूइड, जो फ्लो करता है किडनी से उसको जो है मॉनिटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी ऑलरेडी है। एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी को ये असेस करता है और ये बेसिकली बताता है कि किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है आउटफ्लो में। ये डीटीपीए स्कैन बेसिकली उसको बताता है। फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, डाईइथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटेट। नेक्स्ट जो स्कैन है वो स्कैनिंग सिस्टम है वो है डीएमएसए स्कैन। ये इसका यूज किया जाता है टू एक्सेस पैरेन्काइमल फंक्शन। पैरेन्काइमल फंक्शन में किसी तरह का डिफेक्ट या डिफॉल्ट होता है तो उसको एसेस करने के लिए हम लोग डीएमएसए स्कैन करते हैं। डीएमएसए स्कैन का फुल फॉर्म होता है डाईमरकेप्टो सक्सेनिक एसिड। डाईमरकेप्टो सक्सेनिक एसिड, ठीक है। ये भी एक तरह का स्कैनिंग सिस्टम है। ये बेसिकली जो है एक कह सकते हैं कि ये डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है। इसके थ्रू हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं जो फंक्शन, इवेल्युएट कर सकते हैं फंक्शन, साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ किडनी, ठीक है। ये सबको अगर हमें ये सबकी डायग्नोसिस करनी हो तो उससे रिलेटेड हम लोग डीएमएसए स्कैन करते हैं। और बेसिकली ये भी एक तरह का डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब एक किडनी दूसरे की बनिस्बत कैसी काम कर रही है उसको अगर हमें मेजर करना है
तो इस स्कैन टेस्ट के थ्रू वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब हर किडनी के अपनी अलग अलग फंक्शन को भी मेजर कर सकते हैं, और जो एक के रेस्पेक्ट में जो दूसरी किडनी का जो फंक्शन है उसको भी मेजर कर सकते हैं इस स्कैन टेस्ट के थ्रू। बच्चों में अगर यूटीआई की अगर बात करेंगे बच्चों में, तो सबसे कॉमन काउज जो यूटीआई का होगा बच्चों में वो है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स, जिसे VUR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। ये होता क्या है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स, बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है ना जो यूरेटर जो होता है उसका जो इंट्रावेसिकल टनल जो होता है वो उसमें जो है शॉर्टनेस आ जाती है। इसको मैं आप लोग को डिटेल में बताती हूँ कि एक्चुअली ये वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स होता है क्या, ये एक तरह का जो ना एबनॉर्मल फ्लो होता है यूरिन का, ब्लैडर से जो है वो फिर से जो है बैकअप कर जाता है यूरेटर्स में। बेसिकली जो नॉर्मल फ्लो जो होता है वो क्या होता है, यूरेटर से आता है ब्लैडर में। अभी आपने नॉर्मल फिगर देखा कि जो यूरिन का जो फ्लो होता है वो ये बढ़ते हैं हम लोग, बेसिकली होता है जो नॉर्मल जो होता है फंक्शन जो होता है वो किडनी का, जो वो यूरिन जो होता है यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है हमारे, फिर वहां से वो बाहर उसका एक्सक्रीशन होता है। लेकिन वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स जो होता है, रिफ्लक्स, यहाँ रिफ्लक्स से ही आप समझ जा रहे हैं, अगर आप टर्म समझते हैं तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो क्या होता है फिर से जो बैकअप हो जाता है, जो है ना यूरिन फिर से बैक कर जाता है ब्लैडर टू यूरेटर, इसे ही हम लोग वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स जो है इसको कैसे एसेस कर सकते हैं हम लोग, यानी इसको कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है टेस्ट कर सकते हैं मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, इसके थ्रू। इसे आप लोग याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस में आ सकता है कि वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं या कैसे इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी कहते हैं। ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है ताकि हम लोग ये जान सके किसी तरह का जो है एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में, यूरेटर्स में, ये सब में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं है कि नहीं, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, एटसेट्रा, तो वो सबको जानने के लिए ये मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम टेस्ट करते हैं हम लोग वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स में। यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है पॉलिटेनो लेडबेटर कोन एंड लिक ग्रेगोयर यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन, ये कुछ ऑपरेशंस नेम है इसके वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स के, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई के लिए। तो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज इकोलाई। अगर एंट्री साइट की बात करेंगे, सबसे कॉमन एंट्री साइट की अगर बात करेंगे तो वो यूरेथ्रा के थ्रू जनरली इसकी एंट्री होती है इकोलाई की। अगर यूरेमिया की वजह से जो है डेथ होती है तो उसका मेन कॉमन काउज क्या हो सकता है, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस क्या होता है जानते हैं आप लोग? पायलोनेफ्राइटिस बेसिकली क्या होता है, किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, ये भी दो तरह का होगा, फिर एक्यूट एंड क्रोनिक। ट्यूमर की अगर बात करेंगे, पैल्विक कैलिकल सिस्टम जो है हमारा और यूरेटर है, इसमें जो है जो कॉमन ट्यूमर जो देखा जाता है वो है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ये जो है सबसे कॉमन ट्यूमर है जो कि पैल्विक कैलिकल सिस्टम या यूरेटर में और जो ट्यूमर होता है, तो सबसे कॉमन ट्यूमर कौन सा होता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं इसे। हाँ, और इसका जो जनरली इसका जो प्रेजेंटेशन होता है पेनलेस हेमेटूरिया होता है, मतलब पेन नहीं होता है लेकिन इसमें हेमेटूरिया देखा जाता है। हेमेटूरिया से आप लोग समझ रहे होंगे क्या है ये टर्म, यूरिन के साथ ब्लड आएगा मैम। हाँ बिल्कुल सही, यूरिन के साथ जब ब्लड का फ्लो होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि हेमेटूरिया। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा में कि पेनलेस हेमेटूरिया होता है इसका प्रेजेंटेशन। सबसे कॉमन काउज जो सर्जिकल रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन का होगा वो एथेरोस्क्लेरोसिस है।
एथेरोस्क्लेरोसिस एक्चुअली क्या होती है, आर्टरीज में जो हार्डनिंग हो जाती है उसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जी। यहाँ पे रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन का जिक्र है, तो हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि ये रेनोवैस्कुलर जो है हाइपरटेंशन क्या है। रेनोवैस्कुलर डिजीज क्या है, एक तरह का जो है इसमें जो है बेसिकली होता है कि इसमें सर्जिकल बात की गई है, सर्जिकल रेनोवैस्कुलर डिजीज जो होता है ये मेनली जो है आर्टरी की डिजीज होती है, किडनी के में जो आर्टरी सप्लाई करती है बेसिकली उसकी डिजीज होती है। इसमें इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो है किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है रेनोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। तो सर्जिकल रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन जो डेवलप करता है किडनी में, उसका जो मेन कारण है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी आर्टरी में हार्डनिंग हो जाती है। यहाँ यूरेटर का लेंथ का जिक्र है 25 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 5 mm। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अगर यूरेटर को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके पर्स्टाइल मूवमेंट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये यूरेटर है। अगर नैरोएस्ट पार्ट ऑफ यूरेटर की अगर बात करेंगे तो वो यूरेट्रिक ऑरिफिस होता है। सबसे कॉमन काउज जो मेगा यूरेटर का होगा वो प्राइमरी माल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मेगा यूरेटर कहने का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल जो यूरेटर होता है हमारा उससे ज्यादा उसकी जो है विड्थ यानी उसकी चौड़ाई जो है उससे ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा वाइडर होगा अगर यूरेटर, तो उसे हम लोग मेगा यूरेटर कहते हैं। और मेगा यूरेटर के केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है कि इसमें जो है प्रॉपर तरीके से यूरिन का ड्रेनेज नहीं हो पाता है और ये बैक फ्लो करता है यूरिन, यूरेटर से ब्लैडर में ना आकर बल्कि ये ब्लैडर से यूरेटर की तरफ बैकअप फ्लो करता है, इसके वाइडर ज्यादा होने की वजह से, तो उसे हम लोग मेगा यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जिक्र है क्लासिकल ट्रायड का, पायोनेफ्रोसिस। क्लासिकल ट्रायड जो होगा पायोनेफ्रोसिस में क्या क्या ट्रायड होते हैं इसमें, ट्रायड में जो ट्रायड मीन्स 3 आ गया, 3 फैक्टर हो गए इसमें, तीनों फैक्टर में एक हो गया एनीमिया, सेकंड फीवर और तीसरा है यहाँ पे लोइन स्वेलिंग। लोइन स्वेलिंग को जो है ना ग्रोइन स्वेलिंग भी कहते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। पहले पायोनेफ्रोसिस को समझ लेते हैं कि पायोनेफ्रोसिस क्या है। इसमें बेसिकली जो है किडनी में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, किडनी का जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है क्या होता है वहां पे इन्फेक्शन डेवलप कर जाता है, तो उससे क्या होता है वहां पे पस का कलेक्शन हो जाता है, रीनल के पेल्विस एरिया में जो है पस का कलेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से किडनी में डिस्टेंशन हो जाता है, यही है पायोनेफ्रोसिस। तो पायोनेफ्रोसिस में क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है और क्लासिकल ट्रायड है मींस 3 फैक्टर है यहाँ, एक एनीमिया हो गया, सेकंड फीवर हो गया और तीसरा है लोइन स्वेलिंग। लोइन स्वेलिंग की अगर बात करें पहले बता चुकी हूँ कि इसे ग्रोइन स्वेलिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ग्रोइन एरिया जो होता है वहां पे क्या होता है फ्लूइड जो है बिल्डअप कर जाता है वहां पे, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे फ्लूइड का बिल्डअप हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो वहां पे जो है इन्फ्लामेशन डेवलप कर जाता है, मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें जानना है वो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कार्बोनकिल ऑफ किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यहाँ पे कार्बोनकिल ऑफ किडनी से क्या यहाँ पे क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो है जो किडनी होता है वहां पे क्या होता है मेटास्टैटिक सर्कमस्क्राइब्ड और क्या सुपुरेटिव टाइप का लीजन डेवलप कर जाता है वहां पे, ठीक है, और जो किसकी वजह से होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। मैथिस साइन की अगर बात करें तो मैथिस साइन किसमें पाया जाता है, पेरीनेफ्रिक एब्सेस के केस में पाया जाता है। बेसिकली ये मैथिस साइन होता क्या है, ये जो है एक तरह का जो हम कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफिक साइन है, ये जो बताता है कि किसी तरह का एब्सेस होने को किडनी या उसके जो प्रॉक्सिमिटी में किसी तरह का एब्सेस तो नहीं है उसे बताता है, ये एक तरह का अल्ट्रासोनोग्राफिक साइन है जो बताता है एब्सेस को। किडनी की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है सबसे अगर बिनाइन ट्यूमर की बात करेंगे तो जो है सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा देखा जाता है, एडेनोमा।
नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर जो एसोसिएटेड होता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस से, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस से जो बिनाइन ट्यूमर एसोसिएटेड होता है उसे एंजियोमायोलिपोमा कहते हैं। ट्यूबरस यहाँ पे जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का जिक्र है, बेसिकली ये क्या होता है, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें जो है नॉन कैंसरस जो है ग्रोथ होता है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है वहां पे, उसे हम लोग जो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस से एसोसिएटेड होता है वो कौन सा होता है, एंजियोमायोलिपोमा होता है। स्पोक व्हील पैटर्न ये कब दिखता है हमें, जब हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं रीनल ऑन्कोसाइटोमा, रीनल ऑन्कोसाइटोमा के केस में अगर एंजियोग्राफी करते हैं हम लोग तो स्पोक व्हील टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। रीनल ऑन्कोसाइटोमा की अगर बात करें तो ये भी जो नॉन कैंसरस मास होता है, बेनाइन होता है, या ये जो है एक किडनी में भी हो सकता है या फिर दोनों में होता है, यानी यूनिलैटरल भी हो सकता है और बाइलैटरल भी हो सकता है रीनल ऑन्कोसाइटोमा। तो इसमें क्या बेसिकली इसकी खासियत क्या है कि रीनल ऑन्कोसाइटोमा में स्पोक व्हील पैटर्न देखने को मिलता है। रीनल हेमांजियोमा की अगर बात करेंगे तो इसका सबसे कॉमन साइट कौन सा होता है, रीनल पेल्विस। रीनल हेमांजियोमा की बात करेंगे तो मैम रीनल ऑन्कोसाइटोमा को फिर से बता दीजिएगा। ठीक है, फिर से इसको डील करते हैं। रीनल ऑन्कोसाइटोमा जो है बेसिकली क्या है, ये एक नॉन कैंसरस मास डेवलप करता है, इसलिए उसे हम लोग बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो ये जो है यूनिलैटरल भी होता है और बाइलैटरल भी होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है, स्पोक व्हील टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। क्या मैम, स्पोक व्हील पैटर्न यहाँ मेंशन है, देखिए ये स्पोक व्हील पैटर्न यही देखने को मिलता है जब एंजियोग्राफी करते हैं रीनल ऑन्कोसाइटोमा के केस में, तो हमें ये फाइंडिंग मिलती है स्पोक व्हील पैटर्न, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा जो मोस्ट कॉमन साइट है रीनल हेमांजियोमा के लिए, वो क्या होता है, वो रीनल पेल्विस है। सबसे ज्यादा हेमांजियोमा कहाँ डेवलप करता है, जब भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो वो रीनल पेल्विस में डेवलप करता है। मैम हेमेंजियोमा ट्यूमर में ट्यूमर की शक्ल में क्या कर सकते हैं, फिर से रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। हेमेंजियोमा ट्यूमर की शक्ल में इख्तियार कर सकते हैं। ये ट्यूमर ही है, ये बिनाइन ट्यूमर ही है। हेमांजियोमा जो है ये बिनाइन से मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है हेमांजियोमा का, वो होता है रीनल पेल्विस का एरिया। नेक्स्ट जो है हमारा हॉर्स, जी हाँ बोलिए। ऑन्कोसाइटोमा में क्या होता है? ऑन्कोसाइटोमा मैं बता रही हूँ कि ये एक तरह का जो है नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है, जैसे बिनाइन ट्यूमर होता है हमारा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है उसमें, बस सेम इसमें भी यही होता है, किडनी एरिया ग्रोथ होता है। हाँ, बस नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है वहाँ। इसको पढ़ना खासकर इसलिए है, इसके इस डायग्नोस्टिक जो इसका आ रहा है स्पोक व्हील पैटर्न जो दिख रहा है एंजियोग्राफी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका जानना हमें। नेक्स्ट है हमारा हॉर्सशू किडनी। कोई जानते हैं इनके बारे में, हॉर्सशू किडनी के बारे में क्या है ये? इसमें बेसिकली होता है क्या है कि दो किडनी जो है फ्यूज कर जाती है, एक साथ जो है फ्यूज कर जाती है, और जो है और कैसा दिखता है वो, हॉर्स शू की तरह उसका स्ट्रक्चर, या यूं कह सकते हैं कि यू शेपेड स्ट्रक्चर दिखता है उसका फ्यूजन के बाद। ये सबसे कॉमन जो है फ्यूजन एबनॉर्मलिटी है। फ्यूजन एबनॉर्मलिटी की अगर बात करेंगे किडनी में तो सबसे कॉमन कौन सा है, हॉर्सशू किडनी होता है। इसमें जो है हॉर्सशू किडनी में क्या होती है, एबनॉर्मलिटी क्या होती है, ये तो एक कह सकते हैं कि वो हॉर्सशू की तरह उसका शेप दिखता है हमें, तो देखने के हिसाब से हम विजुअल जो उसका एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग से हम लोग नाम दे देते हैं हॉर्सशू किडनी। लेकिन बेसिकली इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है इसमें पोजीशन में भी उसकी एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है, रोटेशन, उसका जो वैस्कुलर सप्लाई है किडनी का, वो सारे में एबनॉर्मलिटी दिखती है हॉर्सशू किडनी के केस में। जनरली जो ब्रिज जो ज्वाइन करता है लोअर पोल, वो कहाँ होता है, किसके सामने होता है, फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के सामने होता है। जो ब्रिजिंग होती है लोअर पोल की किडनी के, किसके सामने होता है, फोर्थ लंबर
वर्टिब्रा के जस्ट फ्रंट में होता है। जब हम लोग पाइलोग्राफी करते हैं तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है हमें, उसमें जो ये दिखता है हमें कि जो लोएस्ट कैलिक्स होता है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, और यूरेटर जो है क्या हो जाता है, कर्व की तरह शेप बना देता है, तो उसे हम लोग फ्लावर वास भी कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं बुके का शेप जैसे हो जाता है उस तरह का, या फिर जो कह सकते हैं कि जो गमला होता है हमारा जिस शेप का उस तरह का हो जाता है, तो उसे हम लोग फ्लावर वेस कहते हैं। क्या होता है बेसिकली इसमें जो है लोएस्ट जो कैलिक्स होता है वो उसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन जो हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, और यूरेटर थोड़ा कर्व हो जाता है। और जो यूरेटर की अगर पोजीशन कहेंगे पेल्विस के कंपैरिजन में, तो यूरेटर की जो पेल्विस के कंपैरिजन में जो उसकी पोजीशनिंग हो जाती है वो एंटेरोमेडियली हो जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की बात ये है कि यूरेटर कैसा हो जाता है, यूरेटर का शेप कर्व की तरह, यानी उसे फ्लावर बेस भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी की। पॉलीसिस्टिक किडनी क्या है, ये एक तरह का जो है डिफेक्ट होता है किडनी में, ठीक है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। तो ये जो है बेसिकली पॉलीसिस्टिक किडनी में क्या होता है जो है इसमें सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है किडनी में। इसके लिए मैंने डायग्राम मेंशन किया है, आई होप। ये देखिए यहाँ हॉर्सशू किडनी है, कैसा हो जाता है फ्यूजन के बाद। ये देखिए ये हमारा नॉर्मल सिस्टम है पूरा, ये देखिए आप लोग खुद फर्क देखें, देखिए यहाँ पे फ्यूजन हो जा रहा है लोअर पोल में, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी डेवलप कर जाती है हॉर्सशू किडनी के केस में। नेक्स्ट हम लोग अभी बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक किडनी की। यहाँ देखिए ये हमारा है नॉर्मल किडनी, कह सकते हैं कि ये हेल्दी किडनी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। और जब सिस्ट डेवलप कर जाता है तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, जगह जगह इसमें जो है सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये हमारा है पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी की अगर बात करेंगे तो इसमें एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें जो है क्लस्टर ऑफ सिस्ट यानी बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट की अगर बात करें, उसके कंटेंट की बात करेंगे, तो इसमें इसका जो कंटेंट होता है वो नॉन कैंसरस होता है, मतलब उसमें कैंसरस मटेरियल नहीं होते हैं उस सिस्ट के अंदर। तो उसमें जो क्या होता है वाटर लाइक फ्लूइड होते हैं उस सिस्ट के अंदर सिर्फ। ये बेसिकली दो तरह का होता है पॉलीसिस्टिक किडनी जो है, दो टाइप होते हैं इसके, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और एक ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। दो तरह के टाइप होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के केस में। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है वो जो है अडल्टहुड में यानी अडल्ट एज में पाया जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है वो कंजेनाइटल होता है, बाई बर्थ होता है, या तो में होता है या फिर जो है बच्चे के पैदा होने के बाद ये डिफॉर्मिटी दिखती है। तो दोनों में फर्क समझ गए आप लोग। ऑटोसोमल जो रिसेसिव होता है वो न्यूबॉर्न में है, न्यूबॉर्न में है तो इसलिए कह सकते हैं कि ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ठीक है। और अडल्ट में जो होगा उसे हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। ये दोनों किडनी में हो सकता है, बायलैटरल है। क्लिनिकल फीचर की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है रीनल एरिया में जो है लुम्फ पाया जाता है। इसके सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें जो है पाइलोनेफ्राइटिस पाया जाता है, इन्फ्लामेशन वहां डेवलप कर जाता है सिस्ट की वजह से। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है पाइलोनेफ्राइटिस पाया जाता है। सर्जरी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो सर्जिकल जो प्रोसीजर होगी उसे हम लोग रोजिंग्स ऑपरेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीनल इंजरी पे। इससे पहले भी चैप्टर में हम लोग इंजरी जो है डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, ब्लंट इंजरी क्या होती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी क्या होती है। तो जैसे जैसे हम लोग हर चैप्टर में पढ़ेंगे तो इंजरी का वहां पे डिस्कस होगा। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट डील करेंगे यहाँ पे।
तो रीनल इंजरी की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है किडनी के केस में जो है ब्लंट इंजरी ज्यादा कॉमन होती है देन पेनिट्रेटिंग इंजरी। दोनों इंजरी इसमें हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन जो होती है, सबसे कॉमन की बात हो रही है, सबसे कॉमन जो इंजरी होती है वो ब्लंट ज्यादा देखने को मिलती है और पेनिट्रेटिंग इंजरी कम देखने को मिलती है। रीनल इंजरी के केस में जो कार्डिनल साइन कह सकते हैं वो हेमाटूरिया होता है। मेटोरिज्म की बात करें यहाँ पे, इसमें जो है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है ड्यू टू रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा। और कौन सा नर्व इसमें इन्वॉल्व होता है? इम्प्लीकेटिंग स्प्लेनिक नर्व इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सीटी स्कैन जो है, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करेंगे तो उसके लिए जो है सीटी स्कैनिंग करते हैं रीनल इंजरी के केस में। मोस्ट केसेस जितना भी रीनल इंजरी का जो केसेस होता है उसे जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं उसमें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है ना क्या होता है कि एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, एसेप्टिक डायलिटेशन होता है होल और पार्ट ऑफ किडनी, या तो पूरे किडनी में डायलिटेशन हो जाता है या फिर किडनी के किसी पार्ट में ड्यू टू पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिनरी आउटफ्लो। क्या होता है बेसिकली इसमें, यूरिन अगर ठीक से जो है इसका बाहर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है इसका जो बैकअप मूवमेंट हो जाता है, यानी वापस वो ब्लैडर से जो है वापस यूरेटर टू किडनी फिर से उसका बैकअप जो मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का जो है जगह जगह जमा हो जाता है। या फिर यूरेटर में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यूरिन नीचे ब्लैडर में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो अपर वाले पार्ट में ही उसका डिपोजिशन होगा। तो यहाँ एसेप्टिक डायलिटेशन हो जाता है किसी वजह से, अगर यूरिनरी आउटफ्लो में रुकावट हो जाता है। बेसिकली इसमें होता है क्या है, जो ट्यूब जो होता है या फिर यूरेटर जो होता है उसमें जो है ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है वहां पे। कब कब डेवलप करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस? हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है डेवलप कर सकता है किडनी स्टोन के केस में, या फिर किसी तरह का ब्लड क्लॉट हो उस केस में भी डेवलप करता है, किसी तरह का ट्यूमर ग्रोथ हो वहां पे, या फिर कैंसरस ग्रोथ हो गया हो किडनी या आसपास के प्रॉक्सिमिटी में, तो उस केस में भी जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है। या फिर जो है प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया हो। एक और कॉज हो सकता है इसका यूटीआई, यानी इन्फेक्शन की वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप कर सकता है। बच्चों में अगर बात करेंगे, बच्चों में अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो उसमें क्या कॉमन प्रेजेंटेशन मिलता है, एब्डोमिनल जो है लुम्प देखने को मिलता है। और साथ में जो सबसे कॉमन काउज जो बच्चों में दिखता है हाइड्रोनेफ्रोसिस का बच्चों में, वो होता है पैल्विक यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी पैल्विक और यूरेट्रिक एरिया में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वैसे केस में बच्चों में हाइड्रोनेफ्रोसिस ज्यादा चांसेस होते हैं डेवलप करने के। यूरेट्रोसील जो है अकाउज करता है यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब एक साइड यूरेट्रोसील की वजह से। यूरेट्रोसील क्या होता है फिर बता सकते हैं आप लोग? यूरेट्रोसील बेसिकली क्या होती है, इसमें जो यूरेटर होती है, यूरेटर के बॉटम में जो है स्वेलिंग हो जाती है, उसे जो हम लोग कहते हैं कि यूरेट्रोसील हो गया है, मतलब यूरेटर के बॉटम में स्वेलिंग हो जाती है तो उसे यूरेट्रोसील कहते हैं। इसके लिए भी मैंने डायग्राम ऐड किया हुआ है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हाइड्रोनेफ्रोसिस, जस्ट हम लोग अभी पढ़ रहे थे हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ, देखिए हमारा नॉर्मल किडनी है बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये माइल्ड है, 3-4 स्टेजेस होते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के। ये देखिए ये माइल्ड है, मॉडरेट एंड ये सीवियर, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड का यहाँ पे कलेक्शन हो चुका है।
यहाँ कंपेरेबल हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल टू माइल्ड टू मॉडरेट एंड देन सीवियर। ये हो गया हमारा हाइड्रोनेफ्रोसिस की ये ग्रेडिंग है। अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं यूरेट्रोसील। यूरेट्रोसील में मैंने कहा कि यूरेटर का जो बॉटम होता है वहां पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ से यूरेटर इंटर किया है ब्लैडर में और देखिए इसके बॉटम में यहाँ पे स्वेलिंग है, जिसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हाइड्रोनेफ्रोसिस में जो जानना हमें वो है, इसमें जो है डिटेल्स क्राइसिस देखने को मिलता है। ये क्राइसिस क्या होती है, डिटेल्स क्राइसिस, इसमें बेसिकली जो क्या हो जाता है, इसमें जो है वहां पे एपिसोडिक जो है क्रैम्प देखने को मिलता है, या फिर अपर एब्डोमिनल रीजन में पेन होता है, नोजिया होती है या वोमिटिंग होती है, जिसे हम लोग जो डिटेल्स क्राइसिस कहते हैं। यहाँ पे जो है इंट्रावेनस यूरोग्राफी करते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, और या फिर जो है अल्ट्रासाउंड सिंपली ये कर सकते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइन जो है, जब हम लोग इंट्रावेनस यूरोग्राफी करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट साइन जो देखने को मिलता है वो है रिम साइन। ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में जो है, जब हम लोग इंट्रावेनस यूरोग्राफी करते हैं तो रिम साइन देखने को मिलता है। अर्लीस्ट जो मैनिफेस्टेशन होता है इसका, तो उसमें क्या दिखता है, डायलेटेशन हो जाता है रीनल पेल्विस के एरिया। ऑलरेडी हम लोग डायग्राम में अभी देख चुके हैं कि कैसे वहां पे डायलेटेशन होता है। तो पाइलोग्राफिक मैनिफेस्टेशन की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो है डायलेटेशन दिखता है रीनल पेल्विस के एरिया में। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे पाइलोप्लास्टी की जाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में। अदर जो है पाइलोप्लास्टी का भी जिक्र है यहाँ पे, जैसे एडरसन हाइंस, कल्प एंड फॉलिस पाइलोप्लास्टी, ये सब जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में किया जाता है।